हेलो स्टूडेंट, आज क्लास में आज हमारा लास्ट क्लास होगा, यानी कि ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो अब जिस बच्चे का ये बेस क्लियर हो गया इस चैप्टर से लैंगिक जनन का, आने वाले 2 चैप्टर आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएंगे, क्योंकि उसमें पूरा आपने पुष्प पादपों में कैसे एक संतति का निर्माण होता है और मानव में कैसे तीसरे चैप्टर में पढ़ोगे कि एक संतति का निर्माण होता है। इसलिए अपना ये चैप्टर अच्छे से क्लियर कर देना, खासकर लैंगिक जनन की प्रोसेस को। ये हम पढ़ चुके हैं नर युग्मक निषेचन की, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया होती है और उसके पश्चात क्या बनती है, एक द्विगुणित संरचना जाइगोट बनता है ना, जाइगोट का निर्माण होता है। ये पता है आप सभी को, ठीक है। अब हमने आज की क्लास में ये पढ़ना है निषेचन पश्चात अवस्था, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो इसमें हमने देखा था इसमें क्या क्या बनेंगे, युग्मनज बनता है और दूसरा यहाँ पर किसका निर्माण होता है, भ्रूणोद्भव की क्रिया होती है। तो युग्मनज तो आप सभी को पता है, नर युग्मक जो कि एक अगुणित संरचना होगी और प्लस इसके साथ संलयित हो रहा है ये मादा युग्मक के साथ संलयित हो रहा है, यानी कि अगुणित संरचना के साथ संलयित होता है, तो तब जाकर के आपको क्या मिलता है, युग्मनज मिलता है। अगर युग्मनज की हम बात करते हैं, आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि युग्मनज किसे कहते हैं, तो हमेशा आप सभी को याद रखना है युग्मनज क्या होता है, प्रथम पीढ़ी और दूसरे पीढ़ी की आपस की संयोजी कड़ी होता है। प्रथम पीढ़ी क्यों बोला मैंने, माना बात हम किसी भी जीव की बात कर रहे हैं, है ना, तो उनमें क्या होगा, युग्मक है, ठीक है। जो नर संरचना है ये नर बॉडी है, ये मादा बॉडी है, ठीक है। इनके लैंगिक अंगों में किसका निर्माण होगा, नर युग्मक का। इसकी लैंगिक बॉडी में किसका निर्माण होगा, मादा युग्मक का निर्माण होगा। ये क्या बन गए हैं, युग्मक का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। उसके पश्चात जब लैंगिक जनन की क्रिया होगी तो ये युग्मक आपस में क्या हो रहे हैं, संलयित हो रहे हैं और संलयन के पश्चात यहाँ पर एक संरचना का निर्माण हो रहा है जिसे हमने क्या कहा है, युग्मनज कहा है। जिस संरचना को हमने क्या कहा है, ये जो संरचना बनी है इसे हम क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, ठीक है। अब युग्मनज आगे चल करके क्या है, ये युग्मनज आगे चल करके भ्रूण में बदलेगा और इससे क्या बनेगी, एक नई संतति बनेगी, ठीक है। ये क्या बनी, एक नई संतति बनी। तो पहली जो संतति थी, जो पहले जो जीव थे, ये जो जनक जीव है, ये कौन सी पीढ़ी के है, प्रथम पीढ़ी के, ठीक है। ये कौन से है, प्रथम पीढ़ी के। इन्होंने क्या करा, अपनी तरह एक नई संतति का निर्माण करा है। ये जो संतति है ये कौन सी पीढ़ी की है, द्वितीय पीढ़ी की है ना, द्वितीय पीढ़ी की है। जैसे कि आप कैसे कह सकते हो, अभी तो आपको अपनी भी पीढ़ी नहीं पता होगी इतनी, जैसे दादाजी को अगर हम लेकर के चलते तो दादाजी प्रथम पीढ़ी है, फिर आपके पिताजी दूसरी पीढ़ी है, फिर आप कौन सी पीढ़ी में आ गए, तीसरी पीढ़ी में, तो ऐसे चल रही है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम देखते हैं युग्मनज की हमने बात करी है, तो ये युग्मनज आपको क्या दिख रहा है, ये बीच की एक संरचना नजर आ रही है ना। तो ये किसको संयोजित कर रहा है, प्रथम पीढ़ी और दूसरा पीढ़ी की बीच की क्या बन गई है, ये एक संयोजी कड़ी बन गई है, ठीक है। क्या बनी है, संयोजी कड़ी बनी हुई है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखना है, क्लियर सभी को, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं, जब यहाँ पर आपको युग्मनज बन गया है, अब ये युग्मनज में यहाँ पर कोशिका विभाजन होता है, फिर उस कोशिकाओं में वृद्धि होती है और किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। तो भ्रूणोद्भव यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस किसे कहते हैं, देखो जिस भी वर्ड के पीछे जेनेसिस लगा है मैंने कहा था उसका मतलब क्या है, निर्माण होना। तो यहाँ पर एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण, अर्थात भ्रूण के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहेंगे, भ्रूणोद्भव की क्रिया कहते हैं। यानी कि जब युग्मनज में विभाजन की क्रिया होगी, कोशिका विभाजित होती है, उसके पश्चात एक संरचना का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहेंगे, भ्रूण कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो युग्मनज के विकास की क्रिया बोल सकते हो, या इसमें क्या बोल सकते हो आप, भ्रूण के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं युग्मनज के परिवर्धन की क्रिया, क्योंकि उसमें परिवर्धन हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो उससे किसका निर्माण हो रहा है, भ्रूण का निर्माण हो रहा है। तो ये आपको दोनों प्रोसेस क्लियर हो गई है।
फटाफट बताओ, सभी को क्लियर हो गई है ना। युग्मनज क्या है? नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन के पश्चात बनी संरचना युग्मनज है। इस युग्मनज में जब कोशिका विभाजन होगा तो ये भ्रूण में बदलेगा। अब ये भ्रूण किस तरीके से एक नई संतति का निर्माण करता है, इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। क्लियर हो गया इतनी बात? ठीक, अब हमने देख लिया भ्रूण का निर्माण हो गया। अब हम इस भ्रूण से क्या करेंगे? संतति का निर्माण करेंगे। हम नहीं करेंगे, लैंगिक जनन में ऐसा होता है कि भ्रूण से अब संतति का निर्माण होगा। तो वो संतति का निर्माण कैसे होगा, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलो। इस संतति का निर्माण किस तरीके से होगा, इसके बारे में देखेंगे। देखो, अब ये जो भ्रूण के विकास की क्रिया होती है दो चरणों में होगी। ठीक है, भ्रूण का विकास 2 चरणों में होगा। इसमें पहला चरण आता है, यहाँ पर कोशिका विभाजन होगा। उसके पश्चात उस कोशिका में क्या होगा? विभेदीकरण होता है। ठीक है, यानी कि सेल डिवीजन होगा और सेल डिफरेंशिएशन होता है। कैसे होता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा ये युग्मनज था। ठीक है, इस युग्मनज में क्या हो रहा है? कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का, जब आप मनुष्य में देखोगे ना, तो मनुष्य में इसको हम विदलन कहते हैं। ये विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन होता है जहां पर एक युग्मनज संरचना होगी। इसके अंदर पहले 4 कोशिका, फिर 8 कोशिका, 16 कोशिका, ऐसी संरचनाओं में ये युग्मनज विभाजित हो करता है। और ये जो संरचना फिर कहलाती है, ये क्या कहलाती है? भ्रूण कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? भ्रूण कहलाती है। ठीक, अब भ्रूण में भी कैसा होगा? भ्रूण भी अपनी संरचनाओं को बड़ा करता है। ठीक है, तो भ्रूण में भी आप देखोगे यहाँ पर पहली क्रिया क्या हो जाएगी? इसमें भी कोशिका विभाजन होता है। इसमें भी क्या होगा? कोशिका विभाजन होगा। ठीक है, कोशिका विभाजन के पश्चात मानवाद भ्रूण कितना हो गया है? इतना बड़ा हो गया है। इसके अंदर काफी सारी कोशिकाएं पड़ी हुई है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो गई है? काफी सारी कोशिकाएं प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये कोशिकाएं क्या करेंगी? परिवर्धन करेंगी, विभेदीकरण करेगी। यानी कि अब ये कोशिकाएं आगे चल करके क्या कर रही है? एक नई शरीर को बनाने के लिए इनमें भी क्या होगा? विभेदीकरण की क्रिया होगी। और इस विभेदीकरण के पश्चात ये क्या करेंगी? उस भ्रूण के अंदर क्या बना रही है? ऊतक का निर्माण करेगी। ठीक है, ये क्या है? एक भ्रूण की कोशिकाएं है, अलग अलग कोशिकाएं आपस में मिलेगी, ऊतकों का निर्माण करेगी। ऊतक आगे चल करके अंग का निर्माण करेंगे, अंग आगे चल करके अंग तंत्र का निर्माण करेंगे। और एक अंग तंत्र जब पूरी संरचना आपस में मिलजुल जाएगी तो इसके अंतर्गत किसका निर्माण होगा? एक शरीर का निर्माण होगा। ये जो शरीर होगा यही हमारी क्या होगी? नई संतति होगी। यानी कि अगर हम जीवों की बात करते हैं तो जीवों में ऐसा ही होता है। यहाँ पर क्या है? जो युग्मनज है, युग्मनज में विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन होगा। उसके पश्चात एक भ्रूण की संरचना बनेगी। ये भ्रूण माता के गर्भाशय से चिपक जाता है। उसके पश्चात ये भ्रूण शिशु में परिवर्तित होने से पहले इसमें भी कोशिका विभाजन होगा। इसकी कोशिकाएं भी वृद्धि करेंगी। कोशिकाएं जब बन गई है तो ये कोशिकाएं आपस में जगह जगह एक समूह बनाएंगे। समूह बना करके ऊतक का निर्माण करेंगी। ऊतक आगे चल करके अंगों का निर्माण करेंगे, है ना। शिशु के छोटे छोटे अंग निकल के आते हैं, फिर आगे चल के अंग तंत्र का निर्माण होता है और लास्ट में आपको एक शरीर देखने के लिए मिलता है। तो ये तो क्या हो गई है? जीवों की हम बात कर रहे हैं। अगर हम इसी चीज को देखते हैं पादपों में, तो पादपों पे जब हम बात करते हैं तो पादपों में हमने क्या देखा है? चलो पहले इसको समझ लो। समझ गए? अब इसमें ही हम डायग्राम देख रहे हैं। ये जैसे कि एक युग्मनज है, युग्मनज में विभाजन हुआ है तो यहाँ पर क्या बन रही है? एक भ्रूण की संरचना बन रही है। ठीक है, और इस भ्रूण में भी क्या हो रहा है? कोशिका विभाजन हो रहा है। फिर आगे चल करके विभेदीकरण में क्या हो रहा है? पूरा एक शिशु में, ये देख रहे हो, धीरे धीरे करके यहाँ पर क्या हो रहा है? विभेदीकरण हो रहा है, जिससे कि अंगों का निर्माण हो रहा है और लास्ट में एक पूरा शिशु का निर्माण हो रहा है। क्लियर है सभी को इतनी बात? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? एक भ्रूण का निर्माण हो गया है। अब अगर पादपों की बात करते हैं तो पादपों में आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या होती है? मादा संरचना होती है। क्लास 11 में आपने मादा संरचना देखी है। पादप में 3 संरचनाओं से इस तरीके से मिलकर के बनी होती है ना। तो ये वाली संरचना को देखते हैं, ये इसका अंडाशय वाला भाग होता है, ये अंडाशय का भाग होता है। फिर अगर इसके अंदर की संरचना को देखते हैं
तो ये जो अंदर की संरचना होती है ये कौन सा भाग होता है, बीजांड का भाग होता है। ठीक है, इसी के अंदर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका मादा युग्मक होता है। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे निषेचन पश्य अवस्था होगी। देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले नर युग्मक किसके साथ संलयित होता है, मादा युग्मक के साथ संलयित होगा। मादा युग्मक के साथ जब ये संलयित होगा तो यहाँ से क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, है ना। और युग्मनज से क्या बनता है, आगे चल करके भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। ठीक, उसके पश्चात आप देखोगे निषेचन के पश्चात ये जो बीजांड होता है ये किस में बदलेगा, बीज में बदलेगा। ठीक है, और उसके पश्चात ये जो अंडाशय होता है ये किस में बदलता है, फल में बदलता है। तभी आपको दिखाई देता है, फल दिखता है, उसके अंदर आपको बीज दिखता है, और बीज के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, भ्रूण प्रेजेंट होता है। इस तरीके से पादप में एक नई संतति का निर्माण होता है। क्लियर हो गया है, जीवों में किस तरीके से निषेचन पश्यावस्था होगी और पादपों में किस तरीके से पश्यावस्था होती है, और लास्ट में हमें क्या दिखती है, ये क्या है, जीवों की संतति हो जाएगी, है ना। जीव को जन्म दे रहा है और यहाँ पर पादप क्या कर रहा है, नए फल का निर्माण कर रहा है। अब आप जाकर के जब भी इस बीज को बोओगे तो इसमें भ्रूण में अलग अलग भाग होंगे। उसमें क्या होता है, परांकुर चोल होता है, मूलांकुर चोल होगा। बीज में आपने देखे होंगे ना, बीज के अलग अलग अक्ष में परांकुर और मूलांकुर चोल होते हैं, ये परांकुर और मूलांकुर भाग होते हैं, और फिर जाकर के ये क्या करेंगे, एक पादप के परहो भाग का निर्माण, जड़ भाग का निर्माण करते हैं, और आप फिर बीज से एक नए पादप का निर्माण आसानी से कर सकते हो। क्लियर हो गया, समझ गए। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, निषेचन पश्य अवस्था होती है। ठीक, चलो, तो यहाँ पर इतना आपने देखा कि जो जीव की बात कर रहे हैं और जो हम पादपों की बात कर रहे हैं, जिनमें भी लैंगिक जनन की क्रिया होगी उनमें आसानी से संतति का निर्माण नहीं होता है, बल्कि इतनी लंबी प्रोसेस के पश्चात ही एक संतति का जन्म हो रहा था। तो कितना दिन से हम पढ़ने में लगे हैं ना, इतना 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 इतना, तो वो सारा का सारा लैंगिक जनन में एक शिशु का निर्माण हो रहा है। इसको और डिटेल में जब आप पुष्प पादपों में 2nd चैप्टर में पढ़ोगे और फिर 3rd चैप्टर में मानव जनन को और डिटेल में पढ़ोगे। क्लियर, चलो आओ, पीडीएफ कहाँ मिलेगा अभी बताती हूँ। अब आ जाते हैं कुछ प्राणियों की श्रेणी की बात करते हैं। संतति के आधार पर हमने प्राणियों की श्रेणी बनाई है। ठीक है, प्राणियों की श्रेणी किस आधार पर है, उनकी संततियां कैसी है, इस आधार पर हमने प्राणियों की श्रेणी बनाई है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि सजीव को जन्म देते हैं, अर्थात एक बच्चे का जन्म, शिशु का जन्म देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, सजीव प्रजक कहते हैं। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि अंडे में अपने शिशु को जन्म देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, अंड प्रजक। तो इस आधार पर, यानी कि संतति किस प्रकार से वो अपने देते हैं, इस आधार पर प्राणियों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सी है, एक होते हैं आपके सजीव प्रजक, सजीव प्रजक, सजीव प्रजक यानी कि इसको हम विविपेरस कहते हैं, विविपेरस कहेंगे। ठीक है, और दूसरे कौन से हो जाएंगे आपके, अंड प्रजक होते हैं, अंड प्रजक होते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, ओविपेरस कहते हैं, ओविपेरस कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं सजीव प्रजक, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है, नाम से सजीव, है ना, सजीव यानी कि जो ऐसे, इसके अंतर्गत सजीव प्रजक के अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं, ऐसे जीव आते हैं जो कि क्या करेंगे, शिशु को जन्म देते हैं, जो क्या करते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। अब आप एग्जाम्पल बहुत सारे बता सकते हो, आपके आसपास आपने देखा है ना, मनुष्य क्या करता है, अंडे में बच्चे को देता है, नहीं देता है ना, वो शिशु को जन्म देता है। हाथी की बात करेंगे तो वो भी शिशु को जन्म देता है। कुत्ते की बात करते हैं तो वो भी अपनी तरह ही एक पपी का निर्माण करेगा। गाय की बात करेंगे तो वो भी क्या करेगा, अपने बछड़ी का निर्माण करेगा। तो वो क्या है, एक शिशु के रूप में पूरा बाहर आ रहा है ना, शिशु पूर्ण रूप से विकसित। यानी कि सजीव प्रजक में ऐसे जीव आएंगे जो कि उनके जो मादाएं होती हैं वो पूरे शिशु का लालन पालन अपने गर्भाशय में ही करती है, और लास्ट में क्या करेगी, प्रसव के पश्चात एक शिशु को जन्म देती है। ठीक है, ये तो आगे जो भी ऐसे काम करेंगे वो सारे के सारे
सजीव प्रजक के अंतर्गत आते हैं। इसके ठीक अपोजिट अगर हम अंड प्रजक की बात करते हैं तो अंड से आप सभी को पता है अंडा, है ना, अंडा, अर्थात इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो कि अपने शिशु को किसके अंदर, अंडे में जन्म देते हैं। अर्थात इन जो ये अंड प्रजक जो जीव होते हैं इनके जो शिशु होगा उसका पूरा का पूरा परिपक्वन मादा बॉडी के अंदर नहीं होता है, बल्कि मादा क्या करेगी, अंडे को देती है, फिर वो अंडे के अंदर ही उनके शिशु का निर्माण होता है। उसके पश्चात फिर अंडा टूटेगा, तब क्या बन रहा है, एक शिशु को नहीं बनता है ना। जब शिशु पूरा परिपक्व हो जाता है तो वो खुद ही अंडा तोड़ करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जिस भी शिशु का निर्माण होगा सजीव प्रजक में शिशु का विकास पूरा परिपक्वन, परिपक्वन लिख देते हैं ना, परिपक्वन, परिपक्वन कहां हो रहा है, मादा शरीर के अंदर, मादा शरीर में होता है। पूरा परिपक्वन कहां हो रहा है, मादा शरीर के अंदर होता है। ठीक है, जबकि अंड प्रजक की हम बात करेंगे, अंड प्रजक में सबसे पहले कैसे, ऐसे जीव आते हैं, ऐसे जीव आते हैं जो कि क्या करेंगे, अपनी संतति को अंडे में जन्म देते हैं। अंडे में यानी कि उनके बाहर क्या करते हैं, जैसे ही इनका युग्मनज बनता है, माना बाद एक चिड़िया ले लेते हैं, पक्षियों में आपने देखा है ना, बहुत सारे पक्षियां होती हैं, सरीसृप होते हैं जो कि क्या करेंगे, अंडे में अपने बेबी को जन्म देते हैं। ठीक है, तो माना बाद ये क्या है, चिड़िया है, पक्षी है। ठीक, अब इसकी बॉडी में क्या हुआ है, नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन हुआ है। इसके पश्चात यहाँ पर किसकी संरचना बनी है, युग्मनज की संरचना बनी है। किसकी संरचना बनी है, युग्मनज की संरचना बनी है। ठीक है, अब युग्मनज में क्या होगा, ये युग्मनज के बाहर क्या करती है, एक कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ा देगी। ठीक है, इसके ऊपर क्या बन जाएगी, एक कैल्शियम कार्बोनेट की परत जम जाती है और फिर उसके पश्चात ये जो युग्मनज होगा ये क्या होगा, एक अंडे के रूप में बाहर आ जाता है ना। तब फिर देखा होगा आपने, और इसके अंदर क्या है, इसका युग्मनज है, अंडे के ऊपर बैठी रहती है, उसको गर्म करती है जब तक वो परिपक्व ना हो। अब इसके अंदर क्या होगा, इस कवर के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे पोषक पदार्थ होते हैं। ठीक है, काफी सारे पोषक पदार्थ होंगे जिसके द्वारा जो युग्मनज होता है वो उसको ग्रहण करेगा और उसके पश्चात उसके अंदर स्थित युग्मनज का विकास होता है, यानी कि युग्मनज भ्रूण में बदलेगा। भ्रूण के पश्चात यहाँ इसके अंदर क्या होती है, एक शिशु का निर्माण होगा और लास्ट में जब शिशु पूरा परिपक्व हो जाता है तो आपने देखा होगा टचुक ऐसे बाहर निकल जाता है ना, ऐसे इसका बेबी निकल जाएगा बाहर टूटे हुए अंडे में, हे। तो ये क्या हो जाएगा, एक अंड प्रजक सजीव का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है। ठीक है, अंड प्रजक जीव के शिशु का निर्माण हो गया है। क्लियर हो गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जैसे कि हम कह रहे हैं, यहां पर अगर बात करते हैं, यहां पर क्या हो रहा है, शिशु का जो परिपक्वन हो रहा है, शिशु का परिपक्वन कहां हो रहा है, परिपक्वन अंडे के अंदर होता है, अंडे के अंदर हो रहा है। ठीक है, यानी कि कवर के अंदर हो रहा है और शरीर से बाहर उसका परिपक्वन हो रहा है। क्लियर हो गई सभी को। एग्जाम्पल में देखो, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे, हम बात करते हैं जैसे कि अंड प्रजक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कई सारे आपके पक्षी आ जाते हैं, है ना, सरीसृप आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे आपके मनुष्य आ जाते हैं। ठीक है, कई सारे आप एग्जाम्पल दाना जीव आ जाते हैं जो भी आपको याद होंगे, हाथी, गाय, भैंस, सबके सब। एक दो बच्चों ने बिल्कुल आंसर लिख दिए है। शुतुरमुर्ग भी अंडा देता है, तो लिख देना, इसमें जो जो तुम्हें लगता है सारे लिख देना। क्लियर। ठीक है, सांप भी इसके अंतर्गत आएगा, अंड प्रजक के अंतर्गत। तो ये क्या हो जाएगा, आपके सारे के सारे सजीव प्रजक और अंड प्रजक में अंतर हो जाएगा। समझ गए। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से। अब मुझे ये बताओ, हाथी किसके अंतर्गत आ रहा है, हाथी किस में आ जाएगा, हमारे सजीव प्रजक में, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सजीव को जन्म दे रहा है ना। शिशु का पूरा परिपक्वन होता है, उसके पश्चात प्रसव क्रिया के बाद यहाँ पर एक पूरा सजीव निकल रहा है। ठीक है, अंड प्रजक में आपकी मुर्गियां, सांप, है ना, और शुतुरमुर्ग, चिड़िया, बहुत सारी ऐसी होती है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके किस में आ रहे हैं, अंड प्रजक में, अंड प्रजक जीव में जो अंडे देते हैं। ठीक है, ओवी पैरस अगर आप याद रखोगे तो ओवी, ओ से ऑमलेट ऐसे याद रखो, ओ गोल होता है तो वो अंडे दे रहा है ना।
और वीवी तो वीवी, इसको वीवी नाम, वीवी पैरस। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में याद रख सकते हो आप। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपने देखा सजीवों की दो श्रेणियों को, एक आपके अंडप्रजक और एक आपकी सजीव प्रजक। क्लियर सभी को? ठीक। और इसी के साथ फिर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। विभिन्न जीवों में जनन के अलग अलग तरीके होते हैं, जबकि कुछ जीवों में कुछ चीजें समान होती हैं। उदाहरण के लिए पादप नर या मादा हो सकते हैं या वे दोनों हो सकते हैं। अतः जब हम लैंगिक जनन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम वास्तव में पादपों से कितने अलग होते हैं। आइए देखते हैं कि लैंगिक जनन में क्या होता है। लैंगिक जनन को युग्मकों के निर्माण से आरंभ होने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन युग्मकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है और अंत में युग्मनज विकसित होकर संतति का निर्माण करता है। इस प्रकार लैंगिक जनन के पूरे चक्र के दौरान घटित होने वाली घटनाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं युग्मक जनन द्वारा शुरू होती हैं, जो कि नर और मादा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया है। कुछ शैवाल ऐसे युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संरचनात्मक रूप से समान होते हैं। ऐसे युग्मकों को समयुग्मक कहा जाता है। शैवाल जैसे अगुणित जीवों में युग्मक समसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित होते हैं। मानव जैसे द्विगुणित जीवों में युग्मक अर्धसूत्री कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित होते हैं। मानव विषम युग्मक नामक असमान युग्मक उत्पन्न करते हैं। यहाँ मादा युग्मक को अंडाणु या अंड कहा जाता है, जबकि नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है। मानव को एक लिंगी जीव कहा जाता है क्योंकि नर और मादा जनन अंग दोनों में अलग अलग होते हैं। केंचुए जैसे प्राणियों को उभयलिंगी या द्विलिंगी कहा जाता है क्योंकि उनमें एक ही शरीर में नर और मादा दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं। चीड़ जैसे पादपों में नर और मादा दोनों के जनन अंग अलग अलग होते हैं, लेकिन वे दोनों एक ही पादप में पाए जाते हैं। इसलिए उन्हें एक लिंगाश्रयी पादप के रूप में जाना जाता है, जबकि मार्केशिया एक पृथक लिंगी पादप है क्योंकि इसमें नर और मादा थैलस या युग्मकोभिद पृथक रूप से मौजूद होते हैं। नर युग्मकोभिद शुक्राणु या पुंमणु उत्पन्न करते हैं जो जल के माध्यम से मादा युग्मकोभिद की ओर जाते हैं। इसी प्रकार अन्य पादपों में परागकोश में उत्पन्न होने वाले परागकणों को परागण नामक प्रक्रिया में अंडक के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है। युग्मकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया के बाद उनका संलयन होता है। नर युग्मक बीजांड के साथ संलयित हो जाता है, जो कि एक मादा युग्मक है। नर और मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन या युग्मक संलयन के रूप में जाना जाता है। चूंकि निषेचन की प्रक्रिया पादप शरीर के भीतर होती है, इसीलिए इसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। मानव जैसे प्राणियों की स्थिति में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां जीव के भीतर निषेचन होता है और इस प्रकार यह आंतरिक निषेचन कहलाता है। मछली और अन्य उभयचरों में जीव के शरीर के बाहर निषेचन होता है और इस प्रकार के निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। शहद की मक्खियां जनन के एक विशेष तरीके का प्रदर्शन करती हैं, जिसमें मादा युग्मक निषेचन की प्रक्रिया के बिना ही नई संतति के रूप में विकसित होता है। इस घटना को अनिषेक जनन कहा जाता है। निषेचन के बाद युग्मनज से स्वतंत्र जीवों का विकास होता है। किसी जीव का विकास मादा जनक के शरीर के बाहर होता है या फिर उसके अंदर। इस आधार पर जंतुओं को अंडप्रजक और जरायुज प्राणियों में वर्गीकृत किया जाता है।
जैसे अंडप्रजक जंतुओं में निषेचित अंडे टेडपोल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये टेडपोल परिवर्तन से गुजरते हैं और अंत में प्रौढ़ जीव के रूप में विकसित होते हैं। मानव जैसे जरायुज प्राणियों में भ्रूणोभद्व के माध्यम से मादा शरीर के भीतर नवजात का विकास होता है। विकास की एक निश्चित अवस्था प्राप्त करने के पश्चात नवजात मादा के शरीर से बाहर आ जाता है। पुष्पी पादपों में बाह्य दल पुंज, तल पुंज और पुंकेसर निषेचन के बाद मुरझा जाते हैं और अंडाशय फल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार निर्मित होने वाला फल संतति अर्थात बीज के पूर्वगामी को चारों ओर से घेर लेता है। सारांश: लैंगिक जनन की प्रक्रिया में मुख्य घटनाएं निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात होती हैं। निषेचन पूर्व में युग्मक जनन शामिल होते हैं अर्थात लैंगिक अंगों में युग्मकों का निर्माण और युग्मक स्थानांतरण, जहां नर युग्मकों को मादा युग्मकों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न तरीकों से स्थानांतरित किया जाता है। निषेचन प्रक्रिया में नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। निषेचन के बाद युग्मनज के पूर्ण विकसित संतान में विकास की विशिष्टता होती है।